हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पीजीटी हिंदी 2013 के क्वेश्चन पेपर को लेकर हम हाजिर हैं। इसे हम हल करेंगे। बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं कि इसको हल कर चुके होंगे, फिर भी प्रैक्टिस के लिहाज से इसे एक बार दोबारा कहानी की तरह सुनें। और जिन लोगों ने नहीं हल किया है वो एक बार देख लें कि सन 2013 में किस तरीके से सवाल पूछा गया था। अब तक के यूपी पीजीटी हिंदी के इतिहास में सबसे कठिन पेपर अगर कभी आया था तो वो सन 2013 में आया था। हम पेपर को हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कठिन रूप में इस पेपर को बनाया गया था। तो अंत तक इस क्वेश्चन पेपर को आप देखिए। जिन लोगों ने नहीं अभी इसे हल किया है वो इसे देख लें, और जिन लोगों ने हल कर लिया है वो इसे एक कहानी की तरह याद कर लें, ताकि परीक्षा में अगर 2-4 सवाल भी इससे आते हैं तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। वही आपको सेफ जोन में रखेगा और सिलेक्शन के दौर में आगे रखेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुकृत भूषण बिनुन विराजई कविता बनितामित। ऑप्शन दिया है कि बिहारी, मतीराम, केशवदास, देव। तो अक्सर ये जो पंक्ति है, नीचे वाली पंक्ति हमेशा परीक्षा में आती रहती है, लेकिन इस बार क्या किया है कि पूरा इनका दोहा ही उठा दिया है, श्लोक उठा दिया है और पूछा है कि किसका है। तो ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही जवाब होगा केशवदास। भूषण बिनुन विराजई कविता बनितामित। कई बार ऑप्शंस में भूषण शब्द भी दे देता है तो कन्फ्यूजन होने लगता है, लेकिन सही मायने में ये केशवदास द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। तो भारतेंदु युग और भारतेंदु मंडल के जो प्रमुख पत्रकार और संपादक रहे हैं, निबंधकार भी रहे हैं, उन्हीं को ऑप्शंस में दिया गया है। तो ये किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रताप नारायण मिश्र। आप कमेंट्स कर बताइए कि प्रताप नारायण मिश्र कौन सी मैगजीन निकालते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदयहीन क्या निष्प्राण रहता है में वह किसके लिए आया हुआ है? ऑप्शन दिया है धर्म, ब्रह्म, भक्ति, श्रद्धा। ठीक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे या फिर निबंध पढ़ेंगे, क्योंकि जब उनका इतिहास आप पढ़ेंगे तो जितने भी निबंध उन्होंने लिखा है सबका सूत्र वाक्य इतिहास में मिल जाता है। ठीक है। तो इतिहास की किताब को काफ़ी गंभीरता से पढ़ने की ज़रूरत है। वो यहीं से लिया गया है। भक्ति काल के संदर्भ में जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उसमें इन्होंने इस लाइन को लिखा है कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदयहीन क्या है? तो सही ऑप्शन इसका है धर्म। धर्म के बारे में चर्चा की जा रही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 4, विशेष रूप में जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव। तो इसका जो सही जवाब है वो है विभाव। भावों से संबंधित मैंने लेक्चर वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। समय निकाल कर जरूर देखिए, बाकी अपना तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, अनुरूप में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा? अव्ययी भाव समास। समास पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसको जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, वाणी और अंगों से अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे हैं संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, भाव। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? अनुभाव। अनुभाव की संख्या कुल 4 होती है। ठीक है। तो उनमें से एक है जो वाणी और अंगों से अभिनय किया जाता है, तो वो अनुभाव के अंतर्गत आता है। ठीक। तो वाचिक है, आहारिक है, सात्विक है। ठीक है। तो इस तरीके से 4 तरीके का अनुभव होता है, उनमें से एक ये है, आंगिक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निबद्ध या निबंध काव्य कौन सा नहीं है? ये काफ़ी नए तरीके का सवाल एक तरीके से है। विनय पत्रिका, प्रलय की छाया, शिवाजी के पत्र, राम की शक्ति पूजा। तो इसमें निबंध काव्य टाइप कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वो है विनय पत्रिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग कमेंट्स कर जरूर बताइए कि किस तरीके से सन 2013 में सवाल पूछा गया था। मेरे ख्याल से अब तक का ये कठिन प्रश्न पत्र बना हुआ था। इसकी कट ऑफ बहुत कम गई थी। जहाँ
शोर शराबा होता है कि 125 में 123 122 कट ऑफ जाती है, और बहुत सारे लोगों का तो 125 में 125 ही होता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में मिनिमम कट ऑफ गई थी 97। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पत्र को आपको बड़ा ही ध्यान से, और कई बार क्या होता है कि प्रश्न पत्र में ही कई नई जानकारी मिल जाती हैं और वो जीवन भर याद रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? बाण और दंडी ये संस्कृत साहित्य जब पढ़ेंगे तो उसमें नाम आएगा, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि निबंधकार है जिनके ध्यान में हमेशा बाण और दंडी रहा करते थे। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका जो सही जवाब है गोविंद नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 9, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन करिए। वृक्ष से पत्राणि पतंती, वृक्षेण पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षे पत्राणि पतंती। ठीक है, तो वाक्य एक ही दिया है, बस कहीं विभक्ति अलग कर दिया है, कहीं कारक अलग कर दिया है, कहीं कुछ अलग कर दिया है। ठीक है, तो जब आप देखते हैं कि आपने पढ़ा होगा संस्कृत व्याकरण में कि जब कोई चीज़ किसी से अलगाव होता है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है, तो वृक्ष का जो पंचमी विभक्ति होती है। अच्छा, इस प्रश्न पत्र में थोड़ा सा मात्रात्मक त्रुटियाँ भी थी, तो यहाँ पर वृक्षात को वृक्षत लिख दिया था, तो इसको लेकर बच्चे हाईकोर्ट में चले गए थे कि कम से कम जो अनुवाद है वो सही होना चाहिए, त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देकर पेपर को सेट करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रेशर्स में आकर आयोग जल्दी से एग्ज़ाम कराना शुरू कर देता है, और उतना ही जल्दी में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी उनसे कई कदम आगे निकल के पेपर बना देते हैं। ठीक है, तो मात्रात्मक त्रुटियाँ हो गई और सारा जो दोष है वो टाइपिंग पर छोड़ दिया जाता है कि उसने गलती की है। तो खैर, इस प्रश्न को देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है वृक्षात पत्राणि पतंती। ठीक है, वृक्षात पंचमी है, पत्राणि पतंती, पत्ते गिरते हैं। और कई बार तो ये इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं का अनुवाद करो। ये कठिन बड़ा अनुवाद माना जाता है संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 10, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने लिखा है? भरत, विश्वनाथ, भामा, जगन्नाथ। तो इसका जो सही जवाब है वो भामा। एक चीज़ है कि ये क्वेश्चन पेपर में खुद मैं बैठा हुआ था तो थोड़ा कहीं कहीं टिक लग गया है, तो उसको नज़रअंदाज करते हुए बस प्रश्न को आपको ध्यान में देखना है। ठीक है, तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये काव्य लक्षण दिया गया था भामा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। किसका कथन है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। घनानंद, बिहारी, देव, ठाकुर। इसका सही जवाब है देव। जब शब्द शक्तियाँ पढ़ेंगे आप तो उसमें ये कोटेशन जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जितने भी सूफी कवि थे वो अवधी में लिखते थे और खासतौर से उनका उर्दू की तरफ झुकाव था, फारसी लिपि की तरफ झुकाव था। लेकिन हिंदी भाषा में जब सूफी कवि मुसलमान होते हुए लिखना शुरू किए तो उनको उपालंब मतलब कि एक तरीके से शिकायत सुनने को मिला कि आप हिंदी भाषा में अब लिखना शुरू कर दिए। कौन से थे? तो ऑप्शन दिया जैसी, उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद। तो इसका जो सही जवाब है वो है नूर मोहम्मद को इस तरीके का उपालंब सुनने को मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, गार्सद तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, राजा लक्ष्मण। तो ये सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, गार्सद तासी। वही गार्सद तासी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा है, फ्रेंच भाषा में लिखा है। लेकिन ये इनका ज़्यादातर झुकाव उर्दू के साइड रहता था, तो हिंदी की काफ़ी इन्होंने आलोचना भी की है, उसी से संदर्भित यह कथन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, बंग महिला का असली नाम क्या था? मामुनी, राजेंद्र बाला घोष, विद्यावती, रामेश्वरी देवी। बंग महिला जो कि प्रथम कहानीकार, महिला कहानीकार के रूप में जानी जाती हैं, उनका नाम था राजेंद्र बाला घोष। क्वेश्चन नंबर 15, गंगा हिमालय से निकलती है के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पर भी अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से ऑप्शन दिया गया। गंगा हिमालयो प्रवहति, गंगा हिमालयम प्रवहति, गंगा हिमालयण प्रवहति, गंगा हिमालयात प्रवहति। ठीक है, तो व्याकरण के अनुसार इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? जब आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल 25 होती है और क से लेकर म तक जो व्यंजन आते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो ऑप्शंस में दिया है क, च, ट, य। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें सवाल? तो सही जवाब होगा य, और बाकी तो स्पर्श व्यंजन में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। अब नपुंसक लिंग का चयन करना है स्त्री, दारा, कलत्र, पत्नी। तो इसमें
नपुंसकलिंग कौन सा है? इसका सही जवाब है कलत्र। क्वेश्चन नंबर 18, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षिप्त थे, किसने कहा था? ये अलंकार की परिभाषा देते हुए दंडी ने इसे परिभाषित किया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि किसी भी अलंकार के लक्षण या फिर अलंकार की परिभाषा बताइए जो संस्कृत में हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जब भी मैं पेपर हल कराता हूँ तो केवल टीजीटी और पीजीटी को ध्यान में मत रखिए, बल्कि इंटरव्यू में भी या तो मुझसे पूछा गया है या फिर मेरे परिचितों से पूछा गया है, तो उस अनुभव को भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो दंडी का है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षिप्त थे। इसमें थोड़ा सा मात्रात्मक त्रुटियाँ भी रहीं, इसको लेकर भी बच्चे हाईकोर्ट चले गए थे, तो इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 19, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? इस पर मैंने वीडियो बनाया भी है, ऑप्शन दिया है 1867, 1850, 1885, 1893। सही जवाब होगा 1893। क्वेश्चन नंबर 20, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियां का संबंध है। रचनाओं का नाम दिया है आंसू से, परिवर्तन से, प्रिय प्रवास से, किसान से। इसका जो सही जवाब है वो है प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। सन 1914 में प्रकाशित हुआ था और अयोध्या प्रसाद हरिऔध इसके रचनाकार हैं और इसमें कुल 17 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लाला श्रीनिवास दास के संयुक्त स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? संज्ञा पर भी काफ़ी विस्तृत मैंने चर्चा किया हुआ है, लेक्चर अपलोडेड है चैनल पे, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ऑप्शन दिया है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा व्यक्तिवाचक। जिस भी शहर में आप रहते हैं उस शहर का जो भी नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। अच्छा देखिए, कई बार क्या होता है कि आप अलग अलग प्रैक्टिस सेट हल करते हैं और पेपर भी देने जाते हैं, तो कई बार सीधे पूछ दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। लेकिन देखिए प्रश्न यहाँ पर घुमाकर कुछ दिया गया है कि नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। कवयित्री, कवियत्री, कवयित्री, कवयित्री, मतलब कवयित्री शब्द सही कैसे लिखा जाता है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार तो इंटरव्यू में लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड पर कर दिया जाता है, या अब तो वाइट बोर्ड आ गया है उस पर लिखने के लिए बोल दिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए। ये काफ़ी कठिन सवाल माने जाते हैं हिंदी के, कई बार नहीं लिख पाते हैं। एक बार हमारे एक दोस्त को विश्वविद्यालय लिखने के लिए कहा गया था, वो नहीं लिख पाए विश्वविद्यालय, तो काफ़ी मतलब कई बार तो आत्मग्लानि भी होती है और अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए शुद्ध अशुद्ध लिखते समय भी। क्वेश्चन नंबर 24, रघुवंश महाकाव्य में सर्ग है 18, 19, 20, 21। तो रघुवंश महाकाव्य में सर्गों की संख्या कुल 19 है। इसी तरीके से कुमार संभव में, किरातार्जुनीय में, नैषधीचरितम में, शिशुपाल बधम है, उनके सर्गों को भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 25, फरिश्ते निकले के मुख्य पात्र हैं। फरिश्ते निकले के मुख्य पात्र हैं चंपा बहू, बेला बहू, नरगिस बहू, चमेली बहू। तो इसका जो सही जवाब है वो है बेला बहू। कमेंट्स कर बताएं कि फरिश्ते निकले किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित भाषा में विचारों को कैसे लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? संकेतों द्वारा, बोलकर, लिखकर, सुनकर। तो लिखित भाषा में विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए लिखकर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। 927 का ईस्वी सन क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें 927 का ईस्वी सन क्या होगा पूछा गया है। तो जब आप जैसी मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत देखेंगे तो उसी के संदर्भ में इस कथन को लिखा गया है। तो इसका जो सही जवाब इसमें है सन 1520 ईस्वी। ठीक है, इसको आप याद ही कर लीजिए कि 927 बराबर 1520 ईस्वी पद्मावत जैसी के संदर्भ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 28, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताय, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताय। इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार है? श्रुत्या, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास। तो अनुप्रास को पढ़ाते समय मैंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ था, इसके प्रकारों के बारे में भी और लक्षणों के बारे में भी। इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही वाक्य
इस शब्द दोहराए जा रहे हैं, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगलता है, राम हृदय जाके नहीं। तो कौन सा है इसमें, क्या है, लातानुप्रास है। क्वेश्चन नंबर 29, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? ठीक है, ऑप्शन दिया बाबू श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो निबंध को गद्य की कसौटी माना था रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? घटकर पर, भर्तृहरि, कालिदास, भारवी। तो इसका जो सही जवाब है, भारवी के संदर्भ में इस बात को कहा गया कि उनकी वाणी नारिकेल फल के समान है। मतलब ऊपर से लगता है कि बहुत कड़वी है, लेकिन अंदर से काफ़ी उसमें मुलायमत भरा हुआ है। और लोग जीवन में या फिर लोग व्यवहार में भी कई लोग बोलते हैं कि वो नारियल के समान है। ठीक है, तो उसी से कुछ लिया गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 31, स्वश्री शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है स्वश्रे, स्वसु, स्वश्रिभ्याम, स्वश्रिभ्य। तो इसमें जो गलत है वो है स्वसु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इतना सुन के पाक शाही जी, श्री अकबर शाही जी, आदर शेर सोना नरहरदास चारण को दिया, इसके डेढ़ शेर सोना हो गया, राम वचनापुर पूरन भुए, आमस खास बरखास हुआ। तो ये आप देख रहे हैं कि एकदम शुरुआती खड़ी बोली का रूप दिखाई पड़ रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि इनका संबंध किन पंक्तियों, मतलब किससे है? 84 वैष्णव की वार्ता, छंदवर्णन की महिमा, 252 वैष्णव की वार्ता, आईने अकबरी की भाषा वचनिका से। तो इसका जो सही जवाब है वो है छंद वर्णन की महिमा, जो कवि गंग द्वारा लिखा गया है। इसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम रचना भी माना जाता है। और एक कई बच्चों को कन्फ्यूजन है कि खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना जाए। तो आलोचकों में ये है कि छंद वर्णन की महिमा को भी माना जा सकता है। और प्रौढ़ रचना जो है वो है खड़ी बोली की प्रौढ़ रचना भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से एक ही देगा। अगर दोनों देता है तो ये विवादित क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। पंक्ति किसकी है? शेली, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, कीट्स। तो देखिए, जब आप पाठ्यक्रम देखेंगे टीजीटी और पीजीटी का, तो इसमें कहीं भी आपको वेस्टर्न पोएटिक्स यानी कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में चर्चा नहीं की गई है। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी कुछ सवाल पूछ लिए गए हैं। इसका जो सही जवाब है वो शैली ने कहा था कि हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। तो इसलिए अब ध्यान रखिए कि जितना भी आपको मिले पढ़ने के लिए उतना पढ़ जाइए, सिलेबस पे फोकस्ड तो रहिए ही। बाकी एक्स्ट्रा अगर पढ़ लेते हैं तो हो सकता है कि कभी कभी आपको फ़ायदा भी पहुंचा दे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्य पुरुष में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है? अस्पृश्य, अस्पृश्यताम, अस्पृश्यतम, अस्पृश्यत। तो ये धातु रूप से संबंधित प्रश्न है, इसमें गलत कौन सा है? सही जवाब है बी, अस्पृश्यताम। क्वेश्चन नंबर 35, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा किसने दी है? ठीक है, तो ये भरत, जगन्नाथ, भामा, विश्वनाथ। तो इसका जो सही जवाब है वो है जगन्नाथ। रस गंगाधर के लेखक भी हैं जगन्नाथ, और अंतिम आचार्य माना जाता है इनको। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है मालती माधव, महावीर चरित, स्वप्न वासवदत्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है महावीर चरित। ठीक है, रचना को ध्यान में दें तो लग रहा है कि ये हनुमान जी के बारे में लिखा गया होगा, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो महावीर चरित है, जिसमें कि राम के जीवन को विषय वस्तु बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोक्षेपक नहीं है? ये संस्कृत व्याकरण से लिया गया प्रश्न है। 5 अर्थोक्षेपक होते हैं, तो इसमें कौन सा नहीं है? प्रवेशक, चूलिका, नियताप्ति, विष्कंभक। तो इसका जो सही जवाब है वो है नियताप्ति। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है कि आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? बाबू श्याम सुंदर दास, बाल मुकुल गुप्त, झाबरमल शर्मा, पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी। ये ऑप्शन दिया गया आत्माराम के छद्म नाम से क्या था? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, और एक शब्द था, उस शब्द की व्याख्या को लेकर इन लोगों में काफ़ी नोकझोंक हुई थी। और छद्म नाम, कई पहले जितने भी लेखक होते थे अगर उनको सही बात कहनी पड़ती थी तो डायरेक्ट अपने ओरिजिनल नाम से नहीं कुछ कहते थे, वो छद्म नाम रख के और उसको लिखना शुरू कर देते थे। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि आत्माराम से नाम से लिखा करते थे बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 39,
राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गया था? तो ये आदिकाल की रचना से संबंधित प्रश्न आया है कि राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गया था? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है उड़ीसा गया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40। पुस्तक जलनड़ हाथ दे चली गज्जन नृपकाज में जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख किया गया है? तो जल्लड़ जो कि पृथ्वी चंद्र बरदाई का पुत्र था, तो ऑप्शंस दिया हुआ है विशलदेव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो। इसका सही जवाब होगा पृथ्वीराज रासो। अगला सवाल है, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो लगता है कि कोई एक ही व्यक्ति इस पेपर को सेट किया है। इसके पहले भी इसी तरीके का सवाल पूछा गया था कि नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। अब इसमें शब्द दिया हुआ है अनुगृहित, 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 अनुगृहित। ठीक है, तो कुल मिलाजुलाकर अनुगृहित सही शब्द कैसे लिखा गया है? इसका ऑप्शन जो है सी सही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए, इसको भी इंटरव्यू में कई बार लिखने के लिए बोल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रारंभ्यते न खलु विघ्न भयन निश्चय में कर्ता कौन सा है? अब इसमें कर्ता के बारे में बताना है, तो ऑप्शन दिया मध्या, उत्तमा, निश्चय, साधारण। तो इसमें सही जवाब है निश्चय। क्वेश्चन नंबर 43, मृगावती के लेखक हैं। ये एकदम इजी सवाल है और सीधे सीधे, मंजन, कुतुबन, जयसी, नूर मोहम्मद। सही जवाब है कुतुबन। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? यहाँ संप्रदाय के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन दिया है सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय। तो इसका जो सही जवाब है वो है बल्लभ संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 45, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है? काफ़ी फेमस अलंकार पूछा गया है और इसको तो बल्कि याद कर लेना चाहिए। जितने भी परीक्षार्थी हैं इसको याद कर लें ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। सही जवाब इसका है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, और अलंकारों से संबंधित भी वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था, उसमें विस्तार से बताने की कोशिश की है, तो उसे भी जाकर आप एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा? निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही जवाब है वो है पंत। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? अनुकूल, दक्षिण, सठ, धृष्ट। तो श्रृंगार रस की दृष्टिकोण से जो कृष्ण है वो दक्षिण नायक हैं। नायकों के भी कई प्रकार हैं, तो उनमें से एक प्रकार ये भी है। क्वेश्चन नंबर 48, मणिकर्णिका आत्मकथा है कौन भारती? मोहनदास मिश्रा की, जयप्रकाश कर्दम की, तुलसीराम की। तो मणिकर्णिका तुलसीराम की आत्मकथा है, इसको ध्यान में रखिए। इसका जो पहला खंड है उसका नाम है मुर्दैया। ठीक है, तो उस समय ये एकदम नई नई रचना आई हुई थी, तो इससे प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, वंद धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के दिए रूपों में कौन सा गलत है? ठीक है, तो इस प्रश्न को आयोग ने हटा दिया था। ठीक है, तो इसके जवाब में जो भी ऑप्शंस दिए गए वो सब गलत दिए गए थे, इनको हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है जुगुप्सा, क्रोध, विस्मय, निर्वेद। इसका जो सही जवाब है वो है विस्मय। क्वेश्चन नंबर 51, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। देखिए इस तरीके का ये तीसरा सवाल है। ठीक है, तो लग रहा है कि एक ही व्यक्ति इस पेपर को बनाया हुआ है। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, मतलब कुल मिलाकर ऊपर लिखित शब्द सही कैसे है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऊपर लिखित। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। तो पुल्लिंग नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 53, कयामत का वर्णन जयसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है, किस काव्य में हुआ है वही बताना है। कयामत का वर्णन जब इतिहास पढ़ेंगे आप तो इसमें बताया गया है, अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में, किसी में नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन का जिक्र किया गया। और अखरावट में क्या है? वर्णमाला से संबंधित है। ठीक है, और पद्मावत तो आप लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मीटे नहीं को सूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन भी है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। आगे पूछा जाएगा कविता किस पत्र में छपी थी? ठीक है, तो ऑप्शन दिया ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी, नागरी नीरद। तो इसका जो सही जवाब है वो है हिंदी प्रदीप। और जबकि किसका है ये? भारतेंदु का है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 55, वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण पर्याय कौन सा है? गणिका, वारांगना, उल्टा, रंडी। तो इसका जो सही जवाब है वो है उल्टा।
देखिए नया तरीके का एक प्रश्न आपके सामने आएगा कि इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1884, 1885, 1893, 1900 ईस्वी में। तो इसका जो सही जवाब है 1884 ईस्वी में। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उसके एक साल पहले इंडियन कांग्रेस की स्थापना के पहले इंडियन प्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, 1884 ईस्वी में। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 57, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? ऑप्शन दिया है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो इसका जो सही जवाब है वो है भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर 58, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? शंकर, ब्रह्म, विष्णु, लक्ष्मी, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है विष्णु। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? ये भूषण की एक पंक्ति है, कवि भूषण जो रीतिकाल के थे। तो किसके लिए आया शिवा? शिव जी, शिवाजी, महादेव, बालाजी। इसका सही जवाब है शिवाजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, किस विधा की रचना है? तो ये आदिकाल से संबंधित है। देख रहे हैं कि पंक्ति से ही वीर गाथा काल की प्रवृत्ति इसमें झलक रही है। तो इसमें ऑप्शन दिया है सोहर, कजली, विरहा, आल्हा। तो ये क्या है? आल्हा, जो कि परमाल रासों से संबंधित है। आल्हा खंड उसी से दिया गया है, ठीक है। जगनिक ने इसको लिखा है। ये भी कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो पहले तो ध्यान में रखिए कि शुक्ल जी का कथन है और किसके संदर्भ में कहा गया है। तो ऑप्शन दिया है भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र ने इसको कहा था, के संदर्भ में कहा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें गलत कौन है? भारती, शारदा, भामा, वागीश्वरी। तो सरस्वती के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, जिनमें कि भामा शब्द सही नहीं है, बाकी सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है, 10, 8, 9, 7। तो इसका जो सही जवाब है 10 है। वैसे प्रमुख रूप से 3 गुण माने जाते हैं, लेकिन भरत मुनि ने रस की संख्या 8, गुणों की संख्या 10, दोषों की संख्या भी 10 मानी है और अलंकारों की संख्या 4। तो ये मुख्य उनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 64, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उपयुक्त सभी गलत हैं। इसका सही जवाब है मध्यम। क्वेश्चन नंबर 65, घूरे कलत्ता बिने कनातन का डोल बांधे जैसे शीर्षक किस लेखक ने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारणी सभा, इंडियन प्रेस, राष्ट्रभाषा परिषद। तो इसका जो सही जवाब है नागरिक प्रचारणी सभा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से धीरोदत्त नायक कौन सा है? तो नायकों की भी कई कैटेगरीज हैं। तो युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव, भीमसेन। धीरोदत्त नायक कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है भीमसेन। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। इसमें कहानी भी है कि सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर, सिकंदर लोदी अपने मन से नहीं कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था, बल्कि किसी के कहने पर। किसके कहने पर? कई बार सवाल आता है कि किसने डुबाया था, और यहाँ पर देखिए सवाल क्या आया कि किसके कहने पर डुबाया था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, किसको कहने पर डुबाया था? गुलाब हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी, शेख फिदा हुसैन। तो शेख तकी के कहने पर उसने ऐसा काम किया था। सिकंदर लोदी ने कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोया था। क्वेश्चन नंबर 69, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। ये भी कई बार पूछा जाता है, जबकि शब्द ही गलत लिखा गया है। ये आयोग वालों का देखिए तमाशा कि शब्द को गलत लिखा है लेकिन सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। फिर भी देखते हैं कौन सा है इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास, अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा, सुख दुख। तो कर्मधारय समास कौन सा है इसमें? अंधकूप। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया पर है?
चंद्रलोक की छाया है किस ग्रंथ पे? काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, भाषा भूषण, काव्य प्रकाश। तो इसका जो सही जवाब है वो है भाषा भूषण। क्वेश्चन नंबर 72, नई जमीन तोड़ना। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए हैं गए हैं, सही का चयन कीजिए। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग करना, बड़ी लकीर खींचना। तो इसका जो सही जवाब है नई जमीन तोड़ना मतलब अनूठा प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, इन सब पर भी मैंने वीडियो लेक्चर तैयार किया था, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि तत्सम है छत्री, ठाकुर, छत्री, छत्री। तो एक जाति विशेष पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया और पूछा गया कि तत्सम कौन सा है, तो क्या है? क्षत्रिय शब्द जो है वो क्या है? तत्सम। क्वेश्चन नंबर 74, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा था? ये कई बार सवाल पूछा भी गया दूसरे परीक्षाओं में भी और यहाँ पर भी पूछा गया है। तो और ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित सवाल है। तो देख रहे हैं कि दूसरा ऐसा प्रश्न आया हुआ है जो कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र से है। तो ऐसे ही इस पेपर को कठिन बना दिया गया। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, शैली, मैथ्यू आर्नल्ड। तो इसका जो सही जवाब है मैथ्यू आर्नल्ड। क्वेश्चन नंबर 75, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? सप्तकों को लेकर काफ़ी मैंने अच्छे से विचार किया है, तो उसको आप देखिए, जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूसरा सप्तक में कौन कवित्री शामिल थी? तो ऑप्शन दिया अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर, सुमन राजे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न तो पूछा, सही पूछा है, लेकिन ऑप्शन दिया काफ़ी गलत दिया हुआ है। शकुंतला माथुर नाम नहीं बल्कि शकुंत माथुर नाम है, तो ये ध्यान में रखिए। फिर भी इसका सही जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76, पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? देखिए यहाँ पर भी मात्रात्मक त्रुटियाँ हो गई हैं, क्या शब्द सही नहीं लिखा गया है। तो इससे तो काफ़ी चिंता होती है कि किस तरीके से जो भी पेपर सेट करने वाले लोग हैं मोटी मोटी रकम लेते हैं, लेकिन फिर भी 2 मिनट का समय निकाल कर प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकते हैं, और लाखों बच्चों का जो करियर है वो दांव पर लग जाता है, क्योंकि एक शब्द से अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। तो इतना तो ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि मेरी बात वहाँ तक पहुँचे लोगों तक। पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? उपमेय, उपमान, वाचक, धर्म। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो उपमा अलंकार से संबंधित है, और उसमें कई चीज़ें दी रहती हैं कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक क्या है, धर्म क्या है। तो इसमें मन से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है। तो मन को पीपर के पत्ते के समान क्या किया गया है? उपमेय है यहाँ पर। इसका जो सही अगला जो सवाल है 77, उसने उसे छल से पराजित किया। में छल से में कौन सा कारक है? उसने उसे छल से पराजित किया, में कौन सा कारक है? कर्ता, करण, आपादान, कर्म। तो इसका जो सही जवाब है वो है करण, क्योंकि जो छल है एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया है। और आप देखेंगे कि आपके लोक जीवन में, आम जीवन में भी इस तरीके के साधनों का प्रयोग किया जाता है, कई बार छल किया जाता है लोगों द्वारा। तो इस प्रश्न के माध्यम से इसको आप अनुभूत भी कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? नाभादास द्वारा जो लिखी गई है उसका जो सही जवाब है वो है ब्रज भाषा। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? तो सही जवाब है राम का। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन सा है? ठीक है, तो इसमें मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त द्वारा लिखा गया नाटक है, इसमें नायक के बारे में पूछा जा रहा है। इसका जो सही जवाब है वो है चाणक्य। दुर्जन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो सही संधि विच्छेद क्या है? अलग अलग इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी होगा, दुर्धन जन। क्वेश्चन नंबर 82, अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग निर्णय का आधार है उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, उनके साथ प्रयुक्त अव्यय। ए और बी दोनों सही है, तो इसका जो सही जवाब है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 83, मोहिका हसेसी की कोहर रही, कोहर, ये जैसी के बारे में है कि मोहिका हसेसी को हरिहर रही। ठीक है, तो जानते हैं आप, इतिहास पढ़े होंगे, तो जैसी उतना सुंदर नहीं थे, कुरूप थे, तो कोई उनको देखकर हंस दिया था। उनके मुंह पर दाग थी एक तरीके से, जिसको चिकन पॉक्स कहा जाता है, उस टाइप का। तो उन्होंने कहा कि मेरे पे हंस रहे हो कि जो भगवान बनाया उस पर हंस रहे हो। काफ़ी बड़ी बात उन्होंने कहा था, और आजकल भी इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, किसी पर हंसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये किसके संदर्भ में कहा गया था? तो मलिक मोहम्मद जैसी के संदर्भ में। शेरशाह हंस दिया था शायद। सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, नावक में क्या अर्थ है? इसका नावक का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इसमें प्रश्न को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था, इसको आयोग ने हटा दिया था। फिर भी इसका जो सही जवाब होगा हद तक।
वो है बहेलिया। क्वेश्चन नंबर 85, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन है? आप देख रहे हैं प्रश्न की जो प्रकृति है लगभग एक ही टाइप का है, ठीक है। जब पर्याय पूछा जा रहा है तो इसी टाइप से प्रश्न को फ्रेम किया गया है। तो बसंत के 4 पर्याय कौन कौन से हैं? इसमें दिया है ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास। त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो इसमें है कांतार। इसका मतलब होता है वन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, चिरजीवो जूरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटी ये बिरस भानुजा वे हलदर के वीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, लगभग परीक्षाओं में आता रहता है हमेशा अल्टरनेट करके। इसमें अलंकार पूछा गया है कि कौन सा इसमें अलंकार है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर वृषभ भानुजा जो शब्द है इसके 2 अर्थ हैं, एक तो राधा है और दूसरा वृषभ बैल से संबंधित इसका अर्थ निकाला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का, ए और बी दोनों का। तो इसका जो सही जवाब है वो है वाक्यों का। 88, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, देख रहे हैं फ्रेमिंग प्रश्न की एक ही टाइप की है, सही का चयन कीजिए। 36 शब्द दिया गया है तो सही आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। पुल्लिंग कौन सा है इसमें? हवा, कोयल, दायरा, शिक्षा। तो इसमें जो सही जवाब है वो है पुल्लिंग शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम कौन सा है? तत्सम शब्द श्रृंगार शब्द को तत्सम में बताना है कौन सा है? तो सही जवाब है श्रृंगार। और शुद्ध अशुद्ध के लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ये भी भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? तो ऑप्शन दिया खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, अवधी। तो इसका जो सही जवाब है वो है अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 92, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो ऑप्शन दिया है संबंधवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम से संबंधित भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से बनाया है, आप उसको जाकर देख लीजिए थोड़ा सा समय निकाल कर, ठीक है। संसाधनों की कमी है, लेकिन जो विज्ञान मैंने उसमें देने की कोशिश की है काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई और कुछ संख्या का कुछ निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कितना है, कोई आया है या फिर कुछ, ठीक है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 93, अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में कौन सा गलत है? मत, अवाभ्याम, अस्मत्, अस्मभ्यम, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब इसमें है वो क्या है? अस्मभ्यम। क्वेश्चन नंबर 94, रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? अक्सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें विक्रम संवत में ईस्वी को दिया गया रहता है, लेकिन प्रश्न बनाते समय इसको ईस्वी में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ध्यान से इसको हल करने की जरूरत है। इसका जो सही जवाब है वो है सी। 1868 से 1893 का जो समय है उसको प्रथम उत्थान का समय माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी नई चाल में ढली कब कहा गया, किसने कहा, लेकिन इस पुस्तक के बारे में पूछा गया किस पुस्तक में कहा गया है? तो ऑप्शन दिया है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र, बादशाह दर्पण। इसका सही जवाब है कालचक्र। कालचक्र एक इतिहास ग्रंथ से संबंधित है, इस एक निबंध लिखा गया था, उसी में इस बात को कहा गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है, संकलन त्रय में कौन नहीं है? ठीक है, स्थान, काल, वस्तु, ये सब संकलन त्रय में आते हैं, जो कथानक है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं। जब यह प्रश्न बनाया गया था तब पत्रिका के संपादक थे विभूति नारायण मिश्र, विभूति नारायण राय। ठीक है, तो अब ऑप्शन अब आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान साहित्य के संपादक कौन है, या फिर आप देख लीजिएगा कि कौन है, लेकिन जब ये पेपर बनाया गया था तो विभूति नारायण राय थे। क्वेश्चन नंबर 98, पंजाबी की लिपि है देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, रोमन। इसका सही जवाब है गुरुमुखी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, मैं जयचंदों संज्ञा किस भेद के अंतर्गत प्रयुक्त हुआ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जब मैं संज्ञा पढ़ा रहा था तो इसमें इसका उदाहरण दिया भी है। इसका जो सही जवाब है वो है जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 101, प्रवासी कहानीकार हैं विभूति नारायण राय, तेजेंद्र शर्मा, ममता कालिया, रविंद्र कालिया। तो जो तेजेंद्र शर्मा है ये प्रवासी कहानीकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो ये संस्कृत व्याकरण से संबंधित सवाल है। कार्य, पताका, प्रकरी, विषादांत।
तो इसका जो सही जवाब है विषादान। क्वेश्चन नंबर 103, इनमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द पूछा जा रहा है और वो नहीं है, तो हम देखते हैं। क्षीर, मयूर, सफ़ेद, शीर्ष, तो सही ऑप्शन होगा सफ़ेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, प्रथम पद, दोनों पद, इनमें से कोई नहीं। तो समास से संबंधित भी वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, उनको देखिए। द्वंद्व समास जो है इसमें आप इसके शब्द में इसका अर्थ छिपा हुआ है, इसको समझ सकते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान हो वही द्वंद्व होता है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? भौजी, भौजाई, भातृजाया, जोरू, इसका सही जवाब है भातृजाया। क्वेश्चन नंबर 106, स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्य पुरुष में दिए गए रूप में गलत कौन सा है? ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा है? सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 107, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा था? ये DSSB में भी इस तरीके के सवाल पूछे जा चुके हैं, TGT में भी आता है। खासतौर से TGT और PGT में तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र नहीं है, फिर भी इसमें सवाल पूछे गए हैं। ये तीसरा या चौथा प्रश्न है जो कि पूछा गया है। इसका सही जवाब है कालरीज। क्वेश्चन नंबर 108, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण, आपादान, करण, संबोधन, इसका सही जवाब है आपादान। क्वेश्चन नंबर 109, राजेंद्र यादव, देखिए राजेंद्र यादव को कैसे लिख दिया है। खैर, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे 1980 से 2012 तक, 1985 से 2014, 1986 से 2013, 1987 से 2014। तो जानते हैं कि हंस का सबसे पहले तो संपादक थे प्रेमचंद, लेकिन बाद में उसका पुनर्प्रकाशन सन 1986 से 2013 तक राजेंद्र यादव ने किया था। तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 110, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? इंदुमती कहानी है, ये किसकी छाया मानी जाती है? ऑप्शन दिया है ए ओथेलो की, मैकबेथ की, टेम्पेस्ट की, मर्चेंट ऑफ वेनिस की। इसका जो सही जवाब है वो है टेम्पेस्ट की। जब हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पढ़ेंगे तो उसमें इस का जिक्र किया गया है कि इंदुमती पे थोड़ा जो प्रभाव पड़ा है वो टेम्पेस्ट का पड़ा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? काफ़ी इजी सवाल है, इसका सही जवाब है द्विगु। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 है कि इनमें से कौन नाट्यवृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, सात्विक, कौशिकी, आर्यभट्टी, भारती। इसका जो सही जवाब है वो है सात्विक। ये किस में आता है? भावों के अंतर्गत आता है, और बाकी जो दिया है वो सब नाट्यवृत्तियों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 113, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। अब कमल यहाँ पर रहना चाहिए कि कलम रहना चाहिए, बड़ा ही ये इसको आयोग ने हटा दिया था। ठीक है, फिर भी ध्यान में रखिए, प्रश्न तो सही बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसको सही से फ्रेमिंग नहीं किया गया, प्रूफ रीडिंग नहीं की गई, इसलिए इसको हटाना पड़ा। इसका सही जवाब जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। क्वेश्चन नंबर 114, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। ध्यान मग्न इसमें कौन सा समास होगा? इसका जो सही जवाब है वो है तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसमें विभक्ति का लोप है। ध्यान में मग्न, में का लोप है इसमें। एक नया सवाल आपके सामने आ रहा होगा, आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? और गवर्नमेंट प्रेस से, आर्फन प्रेस से, इंडियन प्रेस से, इलाहाबाद मिशन प्रेस से। तो इसका जो सही जवाब है वो है इलाहाबाद मिशन प्रेस से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, आनंदवर्धन का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं कि ध्वनि संप्रदाय से है। क्वेश्चन नंबर 117, उपन्यासों के तत्वों में कौन सा नहीं है? तो इसलिए उपन्यास और कहानी के जो 6 तत्व बताए गए हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑप्शंस में जो दिया गया है उसमें रंग निर्देश जो है वो उपन्यास के तत्वों में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 118, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान, अभी देखें प्रश्न आया है प्रथम उत्थान के बारे में पूछा गया था पीछे, अब द्वितीय उत्थान के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि जो भी क्वेश्चन पेपर बनाने वाला व्यक्ति है काफ़ी अकेले ही बनाया है, 2-3 लोग रहे होंगे लेकिन एक ही आदमी की इसमें चली है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो ऑप्शंस दिया गया है, उस ऑप्शंस के अनुसार इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1893 से 1918 ईस्वी के बीच, और जो प्रथम माना था 1868 से 1893। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 119, ये काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में भी प्रश्न आया हुआ है, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है निर्मला भुराड़िया। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में कई बार गलत थोड़ा सा हो गया था, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है निर्मला भुराड़िया। क्वेश्चन नंबर 120, रामानंद किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? इसका सही जवाब है
रामानंद ने किस पुस्तक में लिखा था? जिसका जो सही जवाब है वो है रामार्जन पद्धति। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, स्वघोष, इन पर मैंने काफ़ी विस्तार से वीडियोज बनाया हुआ है, आप जरूर उसको देखिए। मैं उसको सूत्र के माध्यम से भी बताने की कोशिश किया है। तो याद रखिए, अल्प प्राण जो होता है 135, महाप्राण 24, स्वघोष जो होता है 345 और अघोष जो होता है 12। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजन अल्प प्राण के बारे में पूछा है, तो 135 कौन सा है? तो ध्यान में रखिए कि पहला वर्ण इसमें आएगा, तो पहला इसमें क्या है? च। क्वेश्चन नंबर 122, युष्मत शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए रूपों में गलत कौन सा है? अब गलत के बारे में पूछा गया है, तो आपको अस्मद, युष्मत आदि रूपों को भी ध्यान में रख के जाना होगा। इसमें जो गलत है वो है द्वयी। क्वेश्चन नंबर 123, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? कई बार ये सूत्र को दे देता है, ठीक है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, और कई बार इसको व्याख्यायित कर देता है। इसका सही जवाब है भरत। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? कुकुर, कुत्ता, पिल्ला, कुकुर। बड़े ही ताज्जुब की बात है कि हम अपने लोक व्यवहार में जब प्रयोग करते हैं तो लगता है कि कुत्ता जो शब्द है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो तद्भव शब्द है। यहाँ पर जो कुकुर शब्द है ये इसका तत्सम रूप है। ध्यान रखिए, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें जो सही जवाब है वो है फलागम। ठीक, और बाकी सब कार्यावस्था के अंतर्गत हैं। तो आप संस्कृत व्याकरण जब पढ़ेंगे तो इसमें कार्यावस्था, अर्थोक्षेपक, नाट्यवृत्ति, नायकों के जो भेद हैं, ये सारे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और हो सकेगा तो मैं एक वीडियो लेक्चर जल्दी अपलोड करूँगा इन पर, कार्यावस्था पर, अर्थ प्रकृति पर, अर्थोक्षेपक पर, ठीक है, नाट्यवृत्ति पर, या फिर नाट्य मंडप कितने तरीके के होते हैं, रंगमंच, उन पर थोड़ा सा मैं अध्ययन कर रहा हूँ। तो जल्दी ही इस पर हो सकता है एक वीडियो आए। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का जो क्वेश्चन पेपर आपको लगा, जो भी हमने हल कराया वो कैसा लगा, और इसमें कौन से प्रश्न आपके लिए नए थे, और ये कठिन पेपर था या फिर आसान था। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक